हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उस कक्षा में जहाँ पे आप और हम मिल करके सीख रहे हैं हमारी हिंदी व्याकरण को, मतलब ग्रामर को। ओके, ब्लैक वाला पोर्शन इसलिए लगाया ताकि फील आए कि हम एक क्लास में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो आज हमारी टर्न है पढ़ने की समास। जी हाँ, आज हम समास पढ़ने वाले हैं और इससे पहले एक बार फटाफट से रिवीजन हो जाए जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो पहले पढ़ चुके हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। और ग्रामर है तो ग्रामर में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हमको हर चीज़ को साथ में लेके चलना होता है, वरना बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैसे इंग्लिश में कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, नाउन प्रोनाउन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टेंसेज में, तो वैसी ही चीजें खिचड़ी ना यहाँ पे भी बनती है। लेकिन अगर आप अच्छे से सर्व करेंगे तो ये बड़ी मजेदार और टेस्टी भी लगने वाली डिश है। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन में वर्ड फॉर्मेशन, हमने शब्द निर्माण पढ़ा था। और जब शब्द निर्माण हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि एक शब्द कैसे बनता है, मतलब अलग अलग वर्णों के मेल से मिल करके हम एक शब्द बनाते हैं। जैसे समास या अलग अलग शब्दों को मिल करके हमने एक वर्ड बनाया था। उसके बाद में हमारे वर्ड में क्या चीज़ आई थी, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय मैं इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि इसका मतलब आपको बाद में पता चल जाएगा कि मैंने आज फिर से उपसर्ग और प्रत्यय क्यों पढ़ाए हैं, क्योंकि बाद में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कहाँ कंफ्यूज क्रिएट कर रहे हैं समास में। और हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं समास। तो उसके पहले रिवीजन। तो उपसर्ग क्या होता है, जब हम किसी शब्द के पहले कोई दूसरा शब्द लगाते हैं। ठीक है, जब हम किसी शब्द के साथ में एक नया शब्द जोड़ते हैं, कोई छोटा मोटा, जैसे कि अ हो गया, प्रति हो गया, है ना। तो प्रति में इसलिए लगूंगी क्योंकि प्रति के कल हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे। तो जैसे प्रति शब्द पहले लगा दिया, फिर एक नया शब्द बनता है और उसका एक अपना अलग मतलब बनता है। जैसे कि अगर मैं दिन के साथ में प्रति, तो क्या हो जाता है वो, प्रति दिन, मतलब दिन तो थे, दिन मतलब प्रत्येक दिन, हर एक दिन, ऐसे बन गया, तो एक नया शब्द बन गया। इसी तरीके से हमने प्रत्यय में पढ़ा था कि किसी शब्द के साथ में, ठीक है, साथ में परंतु बाद में। ठीक है, जब हम किसी शब्द के बाद में लगाते हैं, मतलब यहाँ पे हमने फॉरवर्ड लगाया था, अब हम इधर लगाएंगे, हमने यहाँ पहले लगाया था और अब हम यहाँ पर बाद में कोई शब्द लगाते हैं, तो एक नया शब्द, एक नया अर्थ बन जाता है। तो वो जो है क्या कहलाता है, वो जो पीछे लगने वाला शब्द है वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। और प्रत्येक जो प्रत्यय होते हैं इनका आपस में कोई भी अर्थ नहीं होता है। लेकिन जब हम उपसर्ग के ऊपर बात करते हैं तो उपसर्ग में जो भी उपसर्ग लगता है, जो भी पहले शब्द लगता है, अपने आप में इसका एक मतलब होता है, फिर एक शब्द के साथ में जुड़ के ये एक नया शब्द बना देता है। जैसे प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है, हर एक, इस टाइप से। तो इसके साथ में मैंने दिन लगाया तो प्रतिदिन हो गया, मतलब हर दिन हो गया। क्लियर, मतलब दिन से क्या हो गया, वो हर दिन हो गया, मतलब बदला। लेकिन अगर मैं शब्द के बाद में एक शब्द जोड़ू, अगर वो कोई प्रत्यय है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि हमने ता पढ़ा था, प्रतिनिधिता, ठीक है, निधि के साथ में निधिता जोड़ा तो एक नया शब्द तो बन गया निधिता, बट ता का कोई अपने आप में मतलब था क्या, नहीं था। क्लियर, तो ये चीजें थी हमारे पास में शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय के ऊपर। अब हम आते हैं के ऊपर, जहां पे हम बात करेंगे समास के ऊपर। तो समास में क्या होता है, अच्छा मैं इस चीज को यहाँ पे रहने देती हूँ क्योंकि ये बाद में हमें शायद काम आने लगे। हाय, मेरी नजर न लगे क्योंकि आज राइटिंग अच्छी आ रही है, तो ब्लैक बोर्ड ही होता है। ओके, तो हम बढ़ते हैं समास के ऊपर। तो एक्चुअल में समास क्या होता है, तो मैं आपको एक नॉर्मल सी डेफिनेशन बता दूं कि जब हमने उपसर्ग और प्रत्यय में क्या किया था कि किसी शब्द के आगे या पीछे हमने एक अन्य शब्द जोड़ करके क्या बनाया था, एक नया शब्द बनाया था, जिससे एक नया मीनिंग क्रिएट हो रहा था। लेकिन अब हम समास में क्या करेंगे, जब हम दो या अधिक शब्दों को जोड़ेंगे, मतलब अलग अलग शब्द है और अब हम उसको जब जोड़ेंगे तो इसका मतलब कम से कम एक सेंटेंस में निकलता है या किसी
तीसरी चीज को इंडिकेट करता है या इसका कोई अलग से मतलब निकलता है, तो ये कहलाता है समास। अब आप कहेंगे कि इसमें भी तो हम अलग अलग शब्दों को जोड़ रहे थे, तो हमने इसको क्यों नहीं कहा कि ये समास है या नहीं है? तो उपसर्ग और प्रत्यय इसलिए क्योंकि हम इसके सामने एक नया वर्ड बना करके इसके नजदीक इससे लेके ही हम अर्थ निकाल रहे थे, और इसमें भी हमने इसका अर्थ बदला था। लेकिन समास में क्या होगा कि हम एक संक्षिप्त में एक ऐसा देखो, समास समास को हम तोड़ेंगे तो क्या हो गया? समास, ये हो गया सम, ठीक है। ये जो है यहाँ पर ये हलंत लगी हुई है, ठीक है। ये हो गया सम। सम का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त में, समान या संक्षिप्त में, ठीक है। एक शब्द मतलब उसके आसपास एक अर्थ निकल जाना, मतलब एक संक्षिप्त शब्द बनाना। मतलब आप दो शब्दों को मिला करके जब एक शब्द बनाते हैं तो उसका मतलब कुछ और इंडिकेट करता है, वो संक्षिप्त में कुछ बनने लगता है। क्लियर? समास की एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब आप दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके बनाते हैं, लेकिन उससे जो अर्थ निकलता है वो अलग निकलता है। तो डेफिनेशन पढ़ ले, तो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने पर वह छोटा रूप ले लेते हैं। हाँ, मतलब वो शॉर्ट रूप में बन जाए, मतलब हमने दो तीन अलग अलग शब्दों को जोड़े तो एकदम शॉर्ट रूप बन गया, लेकिन वो जो शॉर्ट रूप निकल रहा है तो उसका अर्थ बहुत बड़ा निकल रहा है, एक अलग, बहुत बड़ा नहीं लेकिन सेंटेंसेस में निकल रहा है, वो किसी और चीज को इंडिकेट करते हुए निकल रहा है, तो वो समास बन जाते हैं। मतलब हम बहुत सारी चीजों को अलग अलग नहीं बताने के लिए एक, जैसे हमने प्रतिदिन बोला है, ठीक है, प्रतिदिन एक शब्द हो गया, मतलब इसका क्या होता है? हर एक दिन, अलग अलग दिन। तो इतना लंबा ना बोल के हमने सिर्फ क्या बोल दिया? प्रतिदिन, इंडिकेट हो गया कि प्रतिदिन हो गया। जैसे दशानन, जिसके 10 सर है, तो दशानन बोला है तो क्या हुआ? देखो दशानन, इसको भी अभी आगे हम तोड़ेंगे। देखो, इसको अगर मैं तोड़ने जाती हूँ, अच्छा ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं दूसरा आंसर लेती हूँ एकदम इजी सा जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चौराहा। अब चौराहा हम सभी को पता है कि चौराहा क्या होता है? जहां से चार रास्ते निकलते हैं, लेकिन हमने उसको सिर्फ क्या लिख दिया? सिर्फ एक ही लिखा, चौराहा। हमने पूरा नहीं लिखा कि जहां पे चार रास्ते हो, ठीक है, चार रास्तों का समूह। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास ये चार रास्तों का समूह है, ठीक है, मैंने सिर्फ ये कहा कि चौराहा है। तो सिर्फ यही हुआ ना, मतलब एक छोटा सा शब्द जिसमें जिसमें एक शब्द क्या है? चार प्लस राह, मतलब दो शब्द मिलकर के एक रास्ता एक बना है, मतलब चौराहा, जिसका मतलब है चार रास्तों का समूह, दैट इज कॉल्ड चौराहा। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं इन्हें हम समास कहते हैं, कि जहां पे हमने इतने लंबे से एक जो वर्ड था इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? सिर्फ एक छोटे से शब्द में, मतलब इन दो शब्दों को मिला के हमने एक शब्द बना दिया, जिससे हमारे पास में इतना पूरा मतलब इसका निकल रहा है। तो आई बात समझ में कि समास क्या होते हैं? मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके बनाया गया संक्षिप्त शब्द, जिससे उसका अर्थ एक मतलब अधिक निकल रहा हो, मतलब अधिक से अधिक उसके अर्थ निकलते हो। क्लियर? तो समास आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और साथ में समास के साथ में आपको यहाँ पे एक चीज का भी जो डाउट होगा, ये डाउट आपको था या नहीं था, आई डोंट नो, बट ये डाउट्स क्रिएट होते हैं कि जब समास का भी मतलब यही हो रहा है, उपसर्ग भी यही हो रहे हैं, प्रत्यय भी हो रहे हैं, तो क्लियर कि समास में क्या होता है कि जब दो से दो अधिक शब्द मिल करके बनते हैं और उसका अर्थ जो है वो थोड़े बड़े डिस्क्रिप्शन में बनता है, तो वो क्या होता है? समास होते हैं। और उपसर्ग प्रत्यय में क्या होता है कि उपसर्ग सामने लगा करके हम वर्ड को उसके नियरेस्ट ले आते हैं, और प्रत्यय में भी हम उसके पीछे एक शब्द लगाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, और से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, ये प्रत्यय होते हैं। तो तीनों में अंतर भी हमने यहीं के यहीं समझ लिया है। चलो, तो इसके साथ में अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो समाज समाज के और भी एग्जाम्पल, जैसे कि राजपुत्र। अब हम बात आती है ना कि राजा है ना, कि वो राजा का पुत्र है, तो सीधे बोल सकते हैं हम उसको वो राजपुत्र है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा पूरा डिटेल में, वेट, वो राजा का पुत्र है। अब वो राजा का पुत्र है, एक लंबा सेंटेंस लिखने से अच्छा हमने क्या लिखा? सिंपल सा लिखा कि राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। इतना लंबा लगाने से अच्छा हमने लगा दिया वहां पे
क्रम अनुसार यथाक्रम, ठीक है। दशानन जिसके 10 सर है, जिसके 10 आनन है, आनन मतलब सर होते हैं, मतलब वो रावण है, तो रावण मतलब इतना लंबा लिखने से अच्छा कि जिसके 10 सर है फिर वो रावण है, तो हमने लिख दिया दशानन। नील कमल मतलब नीला है जो कमल, तो हमने उसको लिख दिया नील कमल। तो ऐसे इसके अंदर मतलब ये जो शब्द होते हैं लेकिन इसके अंदर कोई दूसरा वर्ड हिडन होता है, मतलब ये जो भी शब्द होंगे तो इसके साथ में एक अलग ही अर्थ जो है वो हिडन होगा, वो किसी और को इंडिकेट कर रहा है, और हिडन भी नहीं होगा लेकिन उसके ये जो शब्द है वही इंडिकेट करते हैं कि भाई ये कौन से शब्द आ रहे हैं। मतलब इन्हीं शब्दों को लेकर के आप डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे दशानन, 10 प्लस आनन क्या हुआ, दशानन मतलब 10 आनन है जिसके, 10 सर है जिसके, मतलब वो रावण हुआ, इंडिकेट किया ना, मतलब उसी शब्द ने किया। तो एक लंबे से अर्थ को छिपाने के लिए हमने जो शब्द यूज किया वही क्या है, समास है। और जब हम इनको तोड़ते हैं, ठीक है, जब हमको जैसे दशानन है, हमें उसको तोड़ना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10 है आनंद जिसके, तो ये हो गया इसका विग्रह। मतलब इसको जब हम सिंपल करते हैं तो हम इसको कहते हैं समास विग्रह, ठीक है। अब दूसरी चीज आपने यहाँ पर नोट की होंगी कि जितने भी वर्ड्स है ना, वो दो शब्दों से मिल करके बने हुए हैं। इवन हमने डेफिनेशन में ही पढ़ चुके हैं कि भाई हमारे समास की डेफिनेशन कहती है कि ये दो शब्दों से मिलकर के बने हुए शब्द है, ठीक है, शब्दों से मिलकर बने हुए संक्षिप्त शब्द है। मतलब दो है तो उसका मतलब हमें पता है कि यहाँ पे जो दो शब्द है तो उसमें से हम एक शब्दों को कहते हैं, मतलब दो शब्दों से इसकी रचना हुई है, तो एक शब्द हमारा पहला वाला कहलाता है पूर्व पद, और जो दूसरा वाला होता है हम उसे कहते हैं उत्तर पद। मतलब दो पदों से मिलकर के इसकी रचना होती है। तो अब ये पूर्व पद और उत्तर पद आपको याद रखना है, क्योंकि अब जितने भी हम समास पढ़ेंगे तो वहां पे हमें कहीं ना कहीं इन चीजों को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। क्लियर, तो चीज क्लियर हो गई कि जो जितने भी समास होते हैं वो दो चीजों से मिलकर के बने हुए होते, दो पदों से मिलकर के बने हुए होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद जो कि पहले का होता है, जैसे नील कमल, नील, नील जो है वो पूर्व पद है क्योंकि वो पहले आ रहा है ना, क्या ना, पूर्व आपके पश्चात करेंगे पूर्व, तो पूर्व मतलब क्या होता है, पहले करना। तो पहले का जो पद होता है वो जैसे यहाँ पर हो गया पहले का नील, और उत्तर पद कौन सा हो गया, कमल, तो नील कमल। समझ में आया कि किसी भी समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद जो कि पहला पद होता है और उत्तर पद जो कि बाद का पद होता है। तो आई होप आपको पूरा समास की डेफिनेशन ही समझ में आ गई होंगी। और अब क्योंकि बहुत सारे समास के बारे में हमें डिटेल में बात करनी है तो एक एक चीजें जो है वो अच्छे से कंप्लीट समझ में आनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के मतलब दो शब्दों से मिलकर जो बने संक्षिप्त शब्द होते हैं, जिनका अर्थ जो है वो किसी और को इंडिकेट कर रहे हो, या मतलब जिसका अर्थ लंबा निकल रहा हो, वो समास कहलाते हैं। समास दो पदों से मिलकर बनते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है समस्त पद किसे कहते हैं या सामाजिक पद किसे कहते हैं। तो भाई जो हमने शब्द बनाया था नीलकमल, हम उससे ही सामाजिक पद कहते हैं। लेकिन कैसे, ये समस्त पद कैसे कहते हैं, मतलब यहाँ पे जब हमने नीलकमल बनाया था तो मतलब वहां पे कोई ना कोई नियमों ने काम किया था, या दो से अधिक शब्द जब हम किसी विभक्ति चिन्हों का लोप करके, लोप मतलब उसको हाइड कर देना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, फिर रेड हो गया और रेड आपकी स्क्रीन पे शो नहीं होगा तो मैं वाइट कर ली हूँ। जैसे 10 दशानन, ठीक है, दशानन में क्या हुआ था, है जिसके, ये 10 है ना, आनंद है जिसके, तो मैं सिर लिख लूं क्योंकि ये हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। या आनंद, आनंद, ठीक है, आनंद लिख लेती हूँ ताकि आपको वो, नहीं तो फिर बोलेंगे कि आनंद और सर कहाँ से आ गया। 10 आनंद है जिसके, तो वो 10 सिर किसके थे, 10 आनंद किसके थे, रावण के थे। तो हिडन मतलब आ गया ना यहाँ पे कि वो रावण के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये होती है कि हमने क्या कहा है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों में विभक्ति चिन्हों का लोप करके, और विभक्ति चिन्ह आप लोगों ने सब पहले पढ़ चुके हैं, कर्ता ने कर्म को कर्णम से, संप्रदाय से, काके की सासा, जो भी है ये वाले सारे, मैं, पर आदि, परंतु, इन शब्दों को जब हम हाइड करते हैं, ये जो विभक्ति चिन्ह होते हैं इनको हाइड करके हम एक शब्द बनाते हैं, इनके शब्दों से मिला मेल। मतलब देखो यहाँ पे क्या चीज आ गई, देखो 10 आनंद है जिसके, तो मैंने इसको दसानन लिखा है, तो यहाँ पे है जिसके जैसे शब्द हाइड हो गए हैं। नीला है जो कमल, है जो
मतलब नीलकमल। तो मैंने जब नीलकमल लिखा था तो वहां पे है और जो है ये हाइड हो गए थे, मतलब ये इंडिकेट कर रहे हैं ना, नीलकमल, नीला है जो कमल, ये इंडिकेट कर रहे थे। तो ये जो विभक्ति चिन्ह है, तो हमने इसको यहाँ पे लोप कर दिया जिसका, तो यही कहलाते हैं, ये जो शब्द बनता है, मतलब जो समास के जो शब्द बने हुए हैं ना, दशानन, चौराहा, त्रिभुज एक्सेट्रा, तो यही शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं, सामाजिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। फिर उसके बाद में ये तो क्लियर हो गया, मतलब विभक्ति चिन्हों का लोप करना, मतलब इसको हाइड करना, मतलब यहाँ पे जब हमारा बनता है तो क्या होता है, ये चीजें अपने आप हाइड हो जाती है, लेकिन हम उसका अर्थ में क्या पढ़ते हैं, नीलकमल, मतलब नीला है जो कमल, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, तो ये चीजें अपने आप इसलिए क्या होती है, इसमें हाइड सी हो जाती है। क्लियर कि सामाजिक पद क्या होते हैं, मतलब जो समास वाले पद होते हैं उन्हें ही हम सामाजिक पद कहते हैं। इसके साथ में फिर एक पद आपको पढ़ने को मिलेगा, कौन सा, समास विग्रह। सामाजिक पद समास वही हो गया, लेकिन समास विग्रह अगर आपको पढ़ने के लिए मिले तो अब आप क्या कहेंगे, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि अगर ये जो सामाजिक पद है इसको मैं इसके अर्थ में तोड़ दूं तो वो कहलाता है समास विग्रह। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है वो यही आ गई। किसी पद या सामाजिक शब्द को उसके अलग अलग पदों में उसकी विभक्ति, मतलब जो उसके कारक थे, जो विभक्ति थी, उसके साथ में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, पृथक करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम समास विग्रह कहते हैं। इसके लिए मैं वापस ये वाले एग्जाम्पल पे जाएंगे, मतलब दशानन को हमने इस तरह तोड़ दिया, मतलब उसमें इसकी विभक्तियां वापस आ गई, मतलब रिवर्स प्रोसेस जब हम चलाएंगे, जब हमने शब्द बनाया था, हम रिवर्स गियर में जब हम वहीं पर वापस जाएंगे कि उसको उतनी ही डिटेल के साथ में शो करें, उसमें उसकी विभक्ति कारक आ रहे हैं, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, उसका समास विग्रह कह रहे हैं। लेकिन जब हम विग्रह से पूरा जोड़ के एक शब्द बना रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो सामाजिक पद हो जाएगा। मतलब देखो, यहां से मैं जब यहां आ रही हूं तो ये हो गया विग्रह, क्लियर। लेकिन जब हम यहां से यहां आ रहे हैं तो ये हो गया सामासिक पद, क्लियर। मतलब कोई डाउट ही नहीं है, मतलब क्या हुआ, हमने एक रिवर्स साइकिल चलाया। भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो एक बार मैं इसको अच्छे से यहाँ पे अच्छे से समझा दूं। देखो कोई पद है चौराहा, ठीक है, मैंने इसको अगेन ले लिया, ये है, ठीक है, लेकिन अच्छा इसको अभी हम छोड़ देते हैं, कौन सा क्या सामाजिक पद है, कौन सा क्या नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं। इसका मतलब हम सीधे यहाँ पर लिखते हैं, मतलब चार रास्तों का या राहों का समूह, ठीक है। मतलब क्या हुआ, चार रास्तों का समूह कर दिया हमने यहाँ पे। ये क्या हो रहा है भाई, भाई पूरी पीपीटी प्रेजेंट होगी ये तो आपको। चार रास्तों का समूह, ये हो गया, इसका मतलब यही होता है। अब क्या बात करी थी हमने कि जो शब्द बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक शब्द शब्द कहते हैं। तो ये हो गया मेरे पास में क्या, सामाजिक सामासिक पद, ठीक है, ये सामासिक पद हो गया। अब मैंने इस पद को इसके विभक्ति के साथ में इसको तोड़ दिया है, जितने शब्दों से मिलकर के बना था, मतलब यहां से यहां की जो प्रोसेस चलाई है, तो इसे हमने क्या कहा, विग्रह। मतलब हमने क्या कहा कि हमने इस समास का विग्रह कर दिया है, तो ये विग्रह हो गया। लेकिन अगर मैं इससे इसे वापस इसी पे लाऊं, ठीक है, मतलब मैंने इस जो विग्रह था, ये जो अलग अलग पद थे जिसमें इसकी विभक्तियां थी, इसको लोप करके, मतलब इसकी ये जो विभक्ति थी ना, का समूह, इसको विभक्ति करके मैंने वापस चौराहा लाया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा सामाजिक शब्द या पद बन गया। क्लियर, इतना डाउट हो गया। स्टॉप यार, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ओके डन। तो यहाँ तक की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज थी, जितने भी वर्ड्स थे रिलेटेड टू समास, वो हमने क्लियर कर लिए। समास वो होता है जो दो या दो से अधिक पदों से मिलकर के बना हुआ होता है और जो किसी और अर्थ को इंडिकेट करता है। फिर उसके बाद में समासिक शब्द क्या, वही जो कि मतलब इतने सारे विभक्तियों का लोप करके जो शब्द बना है, जो शब्द समास में बना है, वही हम सामाजिक शब्द कहते हैं। फिर विग्रह क्या होता है, जब हम उस सामाजिक शब्द को वापस उसकी विभक्ति या कारकों के साथ में वापस उसी अर्थ में लेकर के आए, मतलब एक लंबे सेंटेंस में लाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, पृथक करने की, मतलब उसको जो पृथक करने की प्रक्रिया, चौराहा मतलब चार रास्तों का समूह, हमने इसमें इसको पृथक किया, तो यही प्रोसेस क्या हो गई, समास विग्रह हो गई।
और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हमें एग्जाम में सामासिक शब्द और समास विग्रह दोनों आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमारे पास में इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी पढ़ने के लिए चीजें हैं, मतलब इतने अलग अलग, नील कमल, चराहा, राजपुरुष, राजकमल, इस टाइप से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अलग अलग शब्द हैं, तो जाहिर सी बात है जब अलग अलग शब्द होंगे तो समास के प्रकार भी बहुत सारे होंगे, जिसमें हम हर एक सेक्शन में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को स्टडी करने वाले हैं। क्लियर, एक बात समझ में आई? क्योंकि इतने सारे वर्ड्स है तो हम हर एक को एक ग्रुप में तो नहीं रख सकते, क्योंकि है ना, हम अलग अलग मेल, फीमेल, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स रखते ही हैं। तो ऐसे ही समाज में हमने अपनी पढ़ने की सहूलियत के हिसाब से इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब वो 6 भेद कौन कौन से समाज के, हाँ क्वेश्चन हो सकता है आपके क्लासेस में। हाँ, ये दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये मैं हमेशा कहती हूँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हालांकि आप फिर 12th के बाद पढ़े ना पढ़े, डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट और आपकी जो भी आप फील्ड में जाते हैं वहां पे, बट जब तक कि आप 12th तक के हैं, आपको हिंदी जो है वो फॉलो करेंगी ही, हिंदी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि हम इंडियन है तो हमारी एक लैंग्वेज तो हिंदी रहने वाली है, और एमपी में तो स्पेशली रहने वाली है। तो वहां पे समास बार बार पूछा जाएगा, और समास अब यही सेम सेम नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है अभी आपसे एक बेसिक लेवल पूछे, फिर आपसे हाई लेवल पे पूछे, तो हम वो सारी चीजें जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन रेडी हो गया, समास की डेफिनेशन। ठीक है, उसके साथ में अगर समास विग्रह की डेफिनेशन पूछे तो वो भी अच्छे से लिख सकते हैं, और मोर देन सफिशिएंट है डेफिनेशन। ठीक है, बहुत सफिशिएंट है। इवन उसके साथ में आप यहाँ से 2-3 एग्जाम्पल उठा करके डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद में मतलब आपका 3 से 4-5 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो बन चुका है। इसके बाद में अब जो टाइप्स आते हैं, में आता है समास के भेद, और ये भी पूछा जाता है समास कितने टाइप के होते हैं, और उसके नाम भी लिखिए। ये कभी कभी आपको कोई एक समास जो है वो डिफाइन करने के लिए दे दिया जाएगा, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। डिपेंड करता है आप उसको कितने अच्छे से समझते हैं, और डिपेंड करता है मैं आपको कितने अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, तो मैं भी अपनी कोशिश करूंगी और आप भी कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से इस चीजों को सीखें। तो समाज होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास मैंने यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मेरा फेवरेट समास रहा है ये शुरू से, क्योंकि सबसे इजीएस्ट है ये। ठीक है, वो एक हो गया द्विगु, द्वंद। तो ये वाले जो समास है ना, ऐसे है कि आप उसको क्विकली सॉल्व कर लो। ठीक है, इसमें से मुझे सबसे बुरा सा जो समास है ना, वो थोड़ा सा लगता है अव्ययी भाव, लेकिन मैंने से बाद में मैं अपना बता रही हूँ, लेकिन हम इसे इजी करेंगे। ठीक है, मैंने भी इजी किया, आप भी इजी करेंगे। तत्पुरुष समास, उसके बाद में आता है द्वंद। ठीक है, ये द्वंद जो है, मैंने द्वंद ऐसे सही लिखा था बट ये वैसे ही लिखा गया वापस से। ठीक है, द्वंद के बाद में आता है बहुब्रीहि समास, फिर उसके बाद में आता है द्विगु समास। ठीक है, टाइपिंग ने उससे एक्सेप्ट नहीं किया जो सही वर्ड था, तो द्विगु ये भी सही है, ये वर्ड बाय वर्ड लिखा है, टोटली ऐसे करके लिखे द्विगु समास। फिर आता है कर्मधारय समास, और उसके बाद में आता है अव्ययी भाव समास। तो आई होप आपको समास की डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी, सारे एक एक जो डेफिनेशंस आई थी वो भी आ गई होंगी। तो अब हम शुरू करते हैं एक एक समास को वन बाय वन पढ़ना, उसके एग्जाम्पल्स, और इन सारे एग्जाम्पल्स में हम वो सारे एग्जाम्पल कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर? अब तत्पुरुष समास मैं क्यों कहती हूँ कि ये मुझे सबसे इजी समास लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका अर्थ निकालना होता है ना, वो सबसे इजी होता है। अब हमें पता है कि हर एक समास जो है, मतलब समास का हर एक पद जो है वो 2 पदों से मिलकर के बना होता है, सॉरी, पूर्व पद और फिर उत्तर पद। ठीक है, अब इस चीज को ना आप अच्छे से ध्यान रख ले, क्योंकि इन्हीं चीजों को लेकर के आपको हर जगह आगे बढ़ना है। तो ये समास जो कहता है जिसका दूसरा या अंतिम पद जो है वो प्रधान है, मतलब इसमें जो सेकंड वाला पद है ना वो इम्पोर्टेंट है। मतलब ये वाला तो है ही है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, जो उत्तर पद होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डेफिनेशन हो गई, ये सिंपल समझने के लिए, कि जिस समास का दूसरा या अंतिम पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो भाई अब तत्पुरुष समास हम उसे क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी विभक्ति कारक वाले आते हैं ना, का, को, के द्वारा, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक हिडन टैलेंट है कि जहां पे भी जब आप विग्रह करेंगे,
ठीक है। जब भी आप कोई समास विग्रह करेंगे और वहां पे कुछ शब्द आ रहे हैं, जैसे कौन से शब्द आ रहे हैं वहां पे, सपोज वहां पे का आ गया, जैसे कि राजपुत्र, ठीक है, मैंने यहां लगाया राजपुत्र, अभी हमने पढ़ा, तो उसका मतलब क्या था, राजा का पुत्र। यहाँ पे क्या आया है, का, ठीक है। आंख बंद करके आप वहां पे टिक कर दीजिए कि वो तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगर वहां पे ये आया है कि राजपुत्री, ठीक है, राजा की पुत्री, तो आप आंख बंद करके लगा दीजिए कि वहां पे तत्पुरुष समास है। अगर वहां पे बीच में लोप करने पे आता है में, पे, पर, के, मतलब ये सारे वर्ड्स अगर किसी भी समास विग्रह पे आते हैं, जब हम उसको सॉल्व करते हैं उसकी विभक्ति में, तो ये शब्द का, के, की, में, पर जहां पे भी आपको दिख रहे हैं, तो विदाउट एनी डाउट आप वहां पे क्या लगाएंगे, आप वहां पे तत्पुरुष समास जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा कह रही हूं मैं, तो चलो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। अब जो तत्पुरुष समास है, तो इसको भी हमने 6 टाइप्स में बांटा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम सारी विभक्ति यूज कर रहे हैं, जितने भी कारक है उनको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कर्म तत्पुरुष आता है, ठीक है, मतलब इसको आप 6 टाइप में बांटेंगे, तो ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको 6 प्रकार में बांट दिया, और वो 6 प्रकार कौन कौन से है वो एक एक करके हम पढ़ते हैं। कर्म, ठीक है, तो सबसे पहले वाला तो हम जाते हैं किसके ऊपर, कर्म तत्पुरुष पे। और कर्म तत्पुरुष में क्या होगा, मतलब को, जहां पे कर्म कर रहे हैं ना, तो वहां पे को वाला लोप आ रहा है, ठीक है। सुख प्राप्त, तो सुख प्राप्त क्या होगा, सुख को प्राप्त करने वाला, ठीक है, को है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे तत्पुरुष समास है। अब यहाँ पे आपको एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे अभी आप 9th में है, तो शायद आपसे ये डायरेक्टली ना पूछे कि कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदाय है, अपदान है, कौन सा है, लेकिन आपको डायरेक्टली यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बता दी, का, के, की, में, पर जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे आपको तत्पुरुष लगाना है, ठीक है। लेकिन मैंने और स्टैंडर्ड लेवल पे, अगर मेरा ये जो वीडियो है कोई 12th लेवल का स्टूडेंट देख रहा है, तो उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं कि शायद वहां पे ऑप्शन में ये पूछे, वहां पे ऑप्शन में ये नहीं पूछेगा कि तत्पुरुष है या नहीं, वहां पे ऑप्शन में देगा कि सुख प्राप्त जो है वो कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, अपदान संप्रदान कौन सा है, ठीक है। तो वहां पे आपका आना चाहिए कर्म। क्यों, क्योंकि सुख को प्राप्त करने वाला, ठीक है, क्योंकि ये कर्म हो रहा है, मतलब उसको प्राप्त करने वाला एक कर्म का काम हो रहा है। तो यहाँ पे हो गया माखन को चोरने वाला, माखन चोर, देखो यहाँ पे सिर्फ एक माखन चोर शब्द लिख दिया है, ठीक है। अब समास है तो उसका मतलब हमें वहां पे कोई मीनिंग निकालना पड़ेगा, मतलब कि जब किसी माखन को चोरने वाला, ठीक है, यहाँ पे चोर को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन कौन से चोर को, माखन को चोरने वाला, क्लियर। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। जेब कतरा, अब जेब कतरा कौन होता है, जो कि जेब काटता है, मतलब जेब को काटने वाला जेब कतरा कहलाएगा। तेल चट्टा, मतलब तेल को चाटने वाला तेल चट्टा, और तेल चट्टा एक कीट की प्रजाति है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। सेकंड पे आते हैं हम, तो सेकंड है हमारा करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष में चीजें आती है से, के द्वारा, ठीक है, मतलब जहां पे हम कहते हैं कि इससे, उसके द्वारा, ये वाली चीजें जहां पे जिसको तोड़ने पे ये वर्ड्स आ जाते हैं, मतलब ये विभक्ति आती है, तो भी वहां पे कौन सा समास होता है, तत्पुरुष। और तत्पुरुष में कौन सा समास होगा, करण, ठीक है। ये जब आपने शायद उसमें पढ़ा होगा विभक्ति में, कर्ता ने कर्म को कर्णम से, कर्ता ने कर्म को, कर्म को, कर्ता ने, जब कर्ता वाला शब्द आता है तो क्या पे ने शब्द लगाते हैं ना, और ने तत्पुरुष में नहीं है, ठीक है। तो बोलते हैं ना, मैंने, हर्षा ने, हितेश ने, इसने, मतलब ये सब शब्द जब आते हैं तो ने, कर्ता ने, कर्म को कर्णम से, तो कर्णम से मतलब किसी कारण से, ठीक है, किसी सोर्स से, इसके द्वारा, ऐसे बोलते हैं। तो जब करण से तत्पुरुष आता है तो वहां पे भी तत्पुरुष समास लगेगा, तो यहाँ पे क्या, नेत्रहीन। अब नेत्रहीन कौन होगा, जो नेत्र से हीन हो, मतलब किससे हीन है, वो नेत्र से हीन है। तो यहाँ पे किसका लोप हो गया, से हो गया, मतलब यहाँ पे करण वाला आ गया, तत्पुरुष आ गया। तो ये भी हमारा कौन सा तत्पुरुष होगा, मतलब कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष में कौन सा होगा, जो कि होगा करण तत्पुरुष, ओके। रस भरा, मतलब क्या हुआ, रस से भरा हुआ, तो रस से भरा हुआ यहाँ पे भी फिर से आ गया। तो अब आपने क्या चूज कर लिया यहाँ पे, कि वो तत्पुरुष समास है। तुलसी, तुलसी द्वारा लिखा हुआ, मतलब तुलसी द्वारा कृत हुआ या लिखा हुआ जो है, तो ये क्या हो गया, मतलब यहाँ पे भी तुलसी द्वारा है ना, तुलसी द्वारा, तो ये भी हो गया, मतलब तुलसी के द्वारा लिखा हुआ हो गया।
करुणापूर्ण, करुणा से, फिर यहाँ पे से आ गया। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, मतलब हमने एक लंबे सेंटेंस को एक शॉर्ट कर रहे हैं। हर जगह आप देखते जाएंगे कि एक लंबा सेंटेंस है, हम उसको शॉर्ट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे दो तत्पुरुष समास जो है वो कवर कर लिए हैं, कर्म और कर्णम वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज क्लियर हो गई कि अगर कहीं पे को के द्वारा से आ रहा है तो वहां पे हम आंख बूंद के समास लगाएंगे, तत्पुरुष समास। लेकिन जो हमारे दूसरे लोग हैं जो कि 9-10 से हटके हैं वो लोग देख रहे हैं, तो वहां पे आपको ये बात याद रखनी है कि को वाला जो आता है वो कर्म में आता है, और जो के या से आता है वो कर्णम में आता है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड जो है वो और उसका जो लेवल है वो बढ़ चुका है, स्टैंडर्ड लेवल। तो आपसे थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो आपसे वहां ये नहीं पूछेगा कि कौन सा तत्पुरुष था, ये ठीक है, सॉरी वहां पे कौन सा समास था ये नहीं पूछेंगे, वहां ये पूछेंगे कि कौन सा तत्पुरुष था। तो वहां पे इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि को लगा है तो आपको कर्म निकालना है, और कर्णम मतलब से लगा है तो कर्णम से। और इसके लिए एट द एंड मैं आपको एक छोटी सी अच्छी सी ट्रिक बता दूंगी, जिन्हें विभक्ता नहीं पड़ी हो वो ट्रिक आपको याद हो जाएंगी, तो वहां से आप फाइंड कर लोगे। जैसे कर्ता ने बोला तो कर्ता ने तो लगा ही नहीं है, कर्म को, तो कर्म जहां पे आता है तो कर्म के बाद में क्या है, कर्म को। तो जहां मतलब क्या है, को जहां पे भी आया मतलब उसके पहले वाला क्या है, तो वहां पे को लगेगा। ठीक है, कर्णम से, तो वहां पे से अगर जहां पे भी आ रहा है तो वहां पे कौन सा होगा, करण वाला होगा। क्लियर, कर्णम लिख रही थी मैं इसलिए वो कर्म लिखा गया। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं आगे वाले वीडियो पे। बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना? ओके, आप कैसे बताएंगे मुझे? ओके, अब आता है संप्रदाय। मैंने कहा ना कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ठीक है। अब जहाँ पे भी के लिए, हमने सामने एक बात क्या की थी, काके की को के लिए में पर ऐसे शब्द आते हैं वहां तत्पुरुष। लेकिन अब जिस तत्पुरुष में के लिए का लोप होगा, के लिए वहां पे हिडन होगा, तो वहां पे कौन सा होगा, वहां पे संप्रदान तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। देखो, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है। वहां ऐसा तो नहीं लिखेंगे देश की भक्ति, देश की भक्ति पॉसिबल ही नहीं है, हम देश के लिए भक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हिडन है, देश के लिए भक्ति, तो के लिए भक्ति आ गया, तो ये तत्पुरुष है, ये तो हमें पता ही चल गया। लेकिन कौन सा तत्पुरुष है, तो वो है संप्रदान तत्पुरुष। फिर उसके बाद आता है रसोई का घर, मतलब रसोई के लिए घर, जहाँ पे खाना बनाने के लिए घर। तो ये कौन सा, तो खाना बनाने के लिए जो घर होता है उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसे हम रसोई के लिए घर कहते हैं, रसोई घर कहते हैं, सॉरी। ठीक है, ये वन वर्ड्स में भी आप याद रख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे समास के तो ऑलमोस्ट सारे, ताकि जो वो एक सेंटेंस के लिए एक वर्ड जो वाले क्वेश्चंस आते हैं वहां पे आपको बहुत हेल्पफुल होंगे ये। सभा भवन, मतलब सभा के लिए जो भवन होता है, सभा करने के लिए जो भवन होता है उसे हम सभा भवन कहते हैं। गौशाला, गौ के लिए शाला। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति के लिए भवन। तो हर जगह यहाँ पे आपको मिल रहा है के लिए, और जहां पे भी के लिए आएगा, एक बात तो पहले ही पता है हमें कि ये तत्पुरुष है, लेकिन अब हम इसके साथ में और स्टैंडर्ड लेवल के लिए हमको पता करना होगा कि जहां पे के लिए है वहां तत्पुरुष तो है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है, तो वहां पे संप्रदान तत्पुरुष है। तो ये चीजें हमें याद रखनी होंगी। चलो फिर से आपका एक नंबर डन, बस बता रही हूँ। लेकिन जब आप नॉर्मली एग्जाम्पल्स पढ़ने जाएंगे तो आपको धड़ाधड़ बहुत सारी लिस्ट मिलेंगी, लेकिन आप जब बेसिक रूल समझ गए हैं, जो उसके रूल्स है, इसको आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जाता है आपको ये पता है, तो आप हजारों में से, भीड़ में से अपने वाली चीजों को तो उठा ही लेंगे। जब बहुत सारे वर्ड्स रखे हुए, बहुत सारे रखे हुए, ठीक है, वहां पे पदमुक्त, बलहीन, दोषमुक्त, सभा भवन, राजपुत्र, ये पुत्र, वो पुत्र, बहुत सारी चीजें लिखी, और वहां पे आपसे कोई पूछे कि जो है संप्रदान तत्पुरुष फाइंड आउट करो। जब आपको पता है कि संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है कि वहां पे के लिए का लोप होता है, वहां पे हाइड होता है के लिए, तो आप वहां से सब पढ़ेंगे। जैसे पदमुक्त था तो पद से मुक्त था, यहाँ के लिए क्या नहीं है, राजपुत्र था, राज का पुत्र था, राजा का पुत्र था, नहीं है। फिर आप देखोगे देशभक्ति वर्ड भी था, तो मतलब देश के लिए भक्ति, आपको तुरंत पता चल गया कि वो देश के लिए भक्ति, मतलब वहां पे आया के लिए, और आपने उठा करके सीधे डाल दिया कि मैम ये था संप्रदान तत्पुरुष। तो चीजें हम सीख जाएंगे तो हमें फटाफट हम चीजों को कैरी कर लेंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब संप्रदान के बाद आता है हमारे पास में नेक्स्ट अपादान। ठीक है, अब हमारे पास में अपादान आता है। ये जो तत्पुरुष है वो 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 4 हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब 3 पढ़ चुके हैं, चौथा भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष कहाँ पे होगा, जहां पे लिखा होगा से, ठीक है,
से, लेकिन से किस सेंस में लिखा होगा, उसको उससे हटाते हुए, अलगाव करते हुए, मतलब उससे उसको निकालते हुए, ठीक है। मुझसे दूर मतलब मुझसे अलग कर रहे हैं, ये मतलब निकल रहा है ना। पद से पद मुक्त, पद मतलब पद से मुक्त करना, चलो मुक्त कर दिया तुमने पद से, आपकी जो पोजीशन थी आपको उससे वहां से हटा दिया, तो पद से मुक्त कर दिया, वो अलगाव सेंस में जा रहा है। तो यहाँ पे आता है अपादान, तो इससे कैसे याद रखेंगे, अपादान मतलब दान कर देना, मतलब दे देना, मतलब मुक्त कर देना, निकाल देना, तो ऐसे याद रखें आप, ठीक है। दान करना मतलब दे देना, मतलब आप उसको निकाल दीजिए, तो मुक्त कर दिया हमने उसे, मतलब देखो दान किया मतलब मुक्त कर दिया अपने से। तो जहां पे भी से वाला वर्ड आया तो वहां पे क्या आ जाएगा, अपादान तत्पुरुष। बल, बलहीन, ठीक है, ये बल है, बलहीन, तो बलहीन में क्या आ जाएगा, बल से हीन, बलहीन। बल से हीन कौन होते हैं, बलहीन होते हैं। तो यहाँ पे भी फिर से आ गया, तो यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष हो गया, अपादान तत्पुरुष हो गया। धनहीन, धन से हीन। दोष मुक्त, दोष से मुक्त। पथ भ्रष्ट, जो पथ से भ्रष्ट हो चुके हैं, पथ से निकल चुके हैं, मतलब घूम चुके हैं पथ में, तो वो हो गए पथ भ्रष्ट। तो यहाँ पे आ गया अपादान तत्पुरुष। आपको याद हो जाएंगे कि कितने तत्पुरुष पड़े हुए हैं। थोड़ा सा इजी है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत इजी है। सबसे पहले तो आपको तत्पुरुष फाइंड करना सबसे इजी है। कैसे कि जहाँ पे काके, की, में, पर, के, लिए, से ये शब्द आ रहे हैं, तो वहां पे क्या हुआ, तत्पुरुष हुआ। लेकिन फिर थोड़ा सा टफ जाता है कि वहां पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि कैसे आप कौन सा तत्पुरुष के कैसा है ये फाइंड करें। तो इसके लिए भी अभी हम फटाक से एक ट्रिक बनाएंगे। फिर आता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण करना मतलब क्या कहते हैं, हम किसी चीज के ऊपर हक कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन करेगा, हम ही करेंगे अधिकरण, तो हम, ठीक है। क्या हुआ, तो वो हो गया मैं पर, किसी पर करना, तो वो क्या हो गया, पर, मेरे द्वारा किसी पर किया। इस तरीके से इसको समझे तो अधिकरण, अधिकार मेरे द्वारा किसी पर किया, तो जहां पे मैं, पे, पर शब्द आते हैं वहां पे होता है अधिकरण तत्पुरुष। आप बीती मतलब अपने पर बीती, भाई मुझ पर बीती है, मेरी आप बीती है, तो क्या हो गया, यहाँ पे पर आया है, मतलब ये अधिकरण तत्पुरुष हुआ। वनवास, वन में रहना, ठीक है। तो क्या हुआ, वन में जो रह रहा है, वन में वास कर रहा है, तो वनवास हो गया, तो यहाँ पे भी अधिकरण हो गया। सर्वोत्तम मतलब सभी में उत्तम, जितने थे वो सभी में उत्तम है, तो क्या हो गया, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम कौन होता है, सभी में उत्तम के लिए सर्वोत्तम। ग्रामवास, जो ग्राम में वास करता है, ठीक है, तो क्या हुआ, ग्राम में वास में आया, तो ये क्या हो गया, अधिकरण। नगर में प्रवेश, नगर प्रवेश, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, अधिकरण तत्पुरुष हो गया। इसके बाद में आता है संबंध तत्पुरुष। तो संबंध क्या होता है, जब हम संबंध जोड़ते हैं ना, मेरी मौसी का बेटा, मेरे चाचा का बेटा, मेरे मामा का बेटा, मेरे फलाना ढमका, बहुत सारी चीजें, ठीक है, रिलेशन। तो वहां पे क्या आ रहा है, मौसी की, मामा का, उनके, चाचा के, ऐसे, तो ये शब्द आ रहे हैं। जब संबंध जोड़ते हैं तो ऐसे ही जोड़ते हैं, तो मतलब क्या शब्द आ गए, का, के, की, ये शब्द आ गए। तो जहां पे भी ये शब्द आते हैं, संबंध जोड़ते हैं, तो वहां पे संबंध तत्पुरुष होता है। क्लियर। तो क्या हुआ, अन्नदाता मतलब अन्न का दाता, जो अन्न देता है वो अन्न का दाता हुआ, तो वहां पे क्या आया, अन्नदाता हो गए। सेना नायक, सेना का नायक, जो सेना है उसका नायक, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे भी कहा है, तो वो संबंध तत्पुरुष। राजभवन, राजा का भवन। सूर्योदय, सूर्य का उदय। गंगा जल, गंगा का जल, ठीक है। तो यहाँ पे सब जगह काके की आया है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे संबंध तत्पुरुष। तो भाई इतने से थे तत्पुरुष के एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, तो इतने ही थे। लेकिन अब आपको यहाँ पे एक ट्रिक ये बात हो गई कि अब हमको इतने सारे जो अलग अलग डिवाइड किए गए हैं 6, इन्हें याद करना है। तो अब हम शुरू से चलते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, जो आपके नोट्स लिखे हुए हैं उसी में से आपको चीजें उठाना है। तो देखो सबसे पहले एक शब्द लिखा, कर, ठीक है, ये हो गया कर्ता ने, है ना। तो सेकंड वाला लिखा मैंने क्या, कर्म को, तीसरा, ये चीज याद रखने वाली है जो कि आपने अपनी ग्रामर में पहले पढ़ चुकी होंगी। तो ये वाला जो चीज होती है ये नहीं होती, तो हमको इसको क्रॉस करना होगा। लेकिन याद रखने के लिए हमको याद रहते ही ना, कर्ता ने कर्म को कर्णम से, ठीक है। तो करण से, वो कर्णम है क्योंकि संस्कृत से याद हुआ है, तो करण से। अब जे से है तो वहां पे से मतलब कहते हैं ना मुझसे,
उससे, मतलब उसको एक अलग द्वारा भी होता है, मतलब मेरे द्वारा किया, मतलब क्या हुआ, नेत्र से हीन, तो नेत्र द्वारा हीन, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये हिडन रखना पड़ेगा, से के साथ में आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे के द्वारा वाला वर्ड भी आता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या आया था हमारे पास में, संप्रदान के लिए। तो अब हमको यहाँ पे याद रखना होगा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। फिर उसके बाद में क्या शब्द आया हमारे पास में, हम फिर से देखेंगे, अपदान से, है ना। अब अपदान से फिर से आया है, तो फिर से के लिए से याद रखना पड़ेगा अलगाव के, सॉरी के द्वारा, और दूसरे के लिए हमको क्या याद रखना होगा, अलगाव के लिए, ठीक है। कर्णम अपदान से, तो ये जो अपदान है, तो अपदान से हम कैसे याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में दान आया है, और दान मतलब उसको मुक्त कर दे देना, मतलब मुक्त कर देना, ठीक है। दान से मतलब उस चीज को उससे मुक्त कर देना, तो दान से वाला मतलब क्या हो गया, यहाँ पे उस चीज से उसको मुक्त कर देना है। तो ये है कर्म, मिटाई लेती हूँ यार, मेरी अच्छी खासी पीपीटी का लुक खराब हो जाएगा वरना। कर्म धारय समास। अब भाई कर्मधारय समास क्या होता है, तत्पुरुष समास में हमने एक चीज देख ली थी कि जहाँ पे का के की से मतलब से द्वारा, से अलग होने के लिए, ने पर, मैं पर, द्वारा, ये सारी चीजें आती है, तो वहां पे तत्पुरुष होता है। अब कर्मधारय के लिए भी तो आपको एक चीज देखनी होगी, तो यहाँ पे अलग ही नाम समझ में आ रहा है, कर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अब अच्छा, ये दो चीज हर जगह याद रखना है कि वहां पे दो चीजें होती है, कौन सी, पूर्व पद प्लस उत्तर पद, दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इन दोनों पद में अब यहाँ पे क्या होगा कि हर किसी न किसी समास में कोई ना कोई पद जो है वो प्रधान होता है। तो यहाँ पे भी वापस से क्या है, जो दूसरा पद है मतलब उत्तर पद है वो प्रधान होता है। अगर वैसे बात करें इसकी डेफिनेशन की, कर्मधारय समास क्या होता है, तो वो समास जहाँ पे पहला पद जो है वो विशेषण हो, और जो दूसरा पद होता है वो विशेष्य हो या संज्ञा हो, ठीक है। मतलब वो विशेष्य हो या संज्ञा हो। तो जैसे कि सपोज है महाकवि लिया मैंने, ठीक है, तो महाकवि इसका अर्थ क्या हुआ, महान है जो कवि। तो पहला पद क्या हुआ, महान, ये इसकी विशेषता हो गई, ठीक है। तो जो महा है वो क्या हुआ, इसकी विशेषता हो गई ना, मतलब महान क्या हुई, विशेषता। और दूसरा क्या पद है, कवि, तो कवि क्या है, वो संज्ञा हुई। मतलब संज्ञा क्या होता है, किसी भी नाम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जो होता है वहां उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो सेकंड वाला क्या हुआ, कवि, तो कवि हमारी यहाँ पे संज्ञा होगी, और जो पहला पद है वो उसकी विशेषता होगी कि कवि क्या है, कवि की विशेषता क्या है कि कवि महान है। तो यहाँ पे चीज क्लियर हुई कि महान है जो कवि, मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे एक दूसरा संज्ञा है और उसकी विशेषता सामने निकल के आ रही है। मतलब जो पीछे इंसान है ना, उसकी विशेषता उसके सामने, वो कहते हैं ना कि आप बाद में जाने जाते हैं, आपके गुण पहले पहचाने जाते हैं। तो यहाँ पे वही वाली चीज यूज हो रही है कि महान कवि मतलब महान है जो कवि, ठीक है, जो कवि महान है उसके बारे में बात हो रही है। तो पहला पद हमेशा उसकी विशेषता बताएगा, और दूसरा जो पद है वो उसके उस चीज के बारे में बताएगा कि विशेषता किसके लिए बताई जा रही है, तो वो उसकी संज्ञा होगी। मैटर मतलब डिपेंड, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो संज्ञा है वो हमेशा किसी भी व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति के लिए हो, क्योंकि संज्ञा का मतलब ही होता है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के बारे में। तो कोई भी वस्तु हो सकती है, स्थान हो सकता है, कोई व्यक्ति, स्थान, और कोई वस्तु, कुछ भी हो सकता है ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी हो सकता है। ओके, नील कमल मतलब नीला है जो कमल, ठीक है, नीला है जो कमल, ठीक है। तो यहाँ पे संज्ञा क्या हो गया, कमल, ठीक है, कमल है, लेकिन कमल की विशेषता क्या है कि कमल नीला है, ठीक है। विशेषता क्या हो रही है यहाँ पे, कमल नीला है, तो क्या हुआ, वो नील कमल, मतलब नीला है जो कमल, नीला कमल। तो यहाँ पे इसकी विशेषता निकल रही है, तो हम यहाँ पे कौन सा समास लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे कर्मधारय समास। क्लियर। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, हो रहा है कि पहले अंबर जो है इसकी संज्ञा हो गई, आसमान मतलब जो आसमान क्या हुआ, पीला है, तो क्या हुआ, वो हो गया पिता। महावीर, महान है जो वीर, वीर यहाँ पे कौन हो गया, संज्ञा, और उसकी विशेषता क्या होगी यहाँ पे, महान होना।
महर्षि, तो महर्षि मतलब ऋषि, जो महान ऋषि है, मतलब महान है जो ऋषि, तो ऋषि है और ऋषि की विशेषता क्या होगी कि वो महान है। तो समझ में आया कि जहाँ पे किसी संज्ञा की विशेषता को प्रकट प्रयुक्त किया जाता है, जिस शब्द में किसी संज्ञा की उत्तर पद द्वारा किसी संज्ञा की प्रथम पद में विशेषता को प्रकट किया जाता है, वो कर्मधारय समास होता है। अपने मन से हमने एक डेफिनेशन क्लियर कर दी कि जहाँ पे किसी संज्ञा की विशेषता को प्रकट किया जाता है, फिर संज्ञा हम लास्ट में यूज कर रहे हैं तो वो उत्तर पद हो गया और विशेषता पहले, है ना। इस लाइन के लिए क्या याद रखेंगे कि किसी भी इंसान के गुण पहले जाने जाते हैं उस इंसान से, तो विशेषता पहले लगेगी, बाद में वो इंसान लगेगा। तो विशेषता जो किस में आ जाएगा, विशेषण पूर्व पद में, और उत्तर पद में उसकी संज्ञा आ जाएंगी। क्लियर कि कर्मधारय समास क्या होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी बाद में कहीं कहीं हम और देख लेंगे, लेकिन उसके साथ में एक और चीज होती है कि यहाँ पे जो सब शब्द है, कहीं कहीं पे एक शब्द उपमा और दूसरा उपमेय होता है, और इसके विग्रह में क्या आता है, के समान या जैसा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आया था अभी हम लोगों ने, यहाँ पे हमने कुछ शब्द क्या क्या पढ़े हैं, महान है जो वीर, ये हुआ था, महान है जो वीर, महान है जो ऋषि, नीला है जो वीर। लेकिन इसके साथ में ये तो विशेषता होगी, लेकिन अब अगर हम यहाँ पे आए कि इसके विग्रह पे हमको जो विरुद्ध वर्ड है वो अगर हमें वहां पे मिले, के समान, के जैसा, ऐसे शब्द मिलते हैं, मतलब चरण कमल, चरण के जैसे कमल, सॉरी कमल के जैसा चरण। ठीक है, मतलब कमल, देखो चरण कमल, ठीक है, मतलब कमल के समान चरण। लेकिन यहाँ पे एक देखना, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी चरण की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसको देख के पता चल रहा है, भले यहाँ पे शब्द यूज किया है कि के समान या जैसे, लेकिन विशेषता तो ये भी इसी की हुई, चरण की विशेषता क्या हुई कि वो कमल के समान है। तो यहाँ पे भी कौन सा समास आएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, और कर्मधारय, अच्छा ये कैसे याद रखेंगे कि जहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है, विशेषता हो रही है, तो वो कर्मधारय, कर्म हमारे, मतलब हमारी जो विशेषता है वो हमारे कर्मों से बनती है, इसीलिए हम वहां पे कर्मधारय समास बनाएंगे। तो जहाँ पे विशेषता वाला गुण आ रहा है वो हमने अपने कर्मों से विशेषता हासिल की है, तो इसलिए हमने वहां पे कर्मधारय लगाया, मतलब हम हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग चीजों को सेट कर सकते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे हमने क्या चीज की कि चरण जो है, चरण की विशेषता क्या है, कमल है, तो वो मतलब चरण जो कि कमल के समान है, चरण कमल। चंद्रमुख मतलब चंद्रमा के समान जो मुख है, तो मुख की विशेषता क्या हुई हमारे पास में कि मुख की विशेषता हमने किससे कंपेयर किया है, मुख को चंद्रमा से। हमारे मुख की विशेषता है कि वो चंद्रमा के समान दिखता है। क्लियर। फिर लोह पुरुष मतलब लोहे के समान पुरुष, तो पुरुष की विशेषता यहाँ पे क्या हुई, लोहा। तो आप इसको चाहे उपमान या उपमेय से समझे या विशेष्य और विशेषण से समझे, बात वही आनी है। तो जहां पे आपको किसी से कंपेयर किया जा रहा है, आपकी वो विशेषता बताई जा रही है, तो वहां पे आप ऑलवेज लगाएंगे कर्मधारय समास। ठीक है, देन उसके बाद में अब आता है हमारे पास में द्विगु समास। ठीक है, और द्विगु समास जो है, अब आप कहेंगे कि मैम द्विगु समास तो ना तत्पुरुष समास से भी इजी लग रहा है। ठीक है, क्यों, देखते हैं। ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, नहीं ये भी सही है, ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये इसका विच्छेद रूप है कि इसको डिटेल में हम ऐसे लिखेंगे द वी घु। ठीक है, तो ये मेरा टाइपिंग वाला जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ये द्विगु वाला, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे मेंशन किया है। अब द्विगु समास को समझने के लिए सबसे इजीएस्ट वे है कि जहां पे भी नंबर्स आ रहे हैं, नंबर सिस्टम जहां पे आ रहे हैं, तो वहां पे आप आंख मूंद के लगा दीजिए कि वहां पे द्विगु समास है, मतलब जिसका प्रथम पद हमेशा संज्ञावाचक हो और दूसरा वाला जो है अंतिम पद जो है वो संज्ञा हो। ठीक है, तो संज्ञा तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहला वाला जो पद है वो हम संज्ञावाचक देख रहे हैं, मतलब हमें पता है कि मैं द्विगु है, चौराहा, चार राहों का समूह, तो क्या आ रहा है, चार है, नंबर है, तो द्विगु, त्रि प्लस भुज, त्रि का मतलब क्या होता है, तीन, और भुजा मतलब भुजा, तीन भुजा का समुदाय है, तीन भुजाओं वाला, तीन भुज। ठीक है, तो क्या हुआ ये तीन भुजाओं वाला त्रिभुज। शुरू में क्या आया, पहला पद इसका, इसका जो पहला पद है वो क्या है, ये प्रथम पद क्या वाचक है, तो क्या हुआ ये द्विगु समास। अठन्नी, आठ, अठों का, आठ आनों का समूह। ठीक है, पहला पद क्या हुआ यहाँ पे, आठ, संज्ञावाचक, मतलब ये भी क्या है द्विगु। जितने भी चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, पंचभुज, शटानंद है ना, शटानंद,
इस टाइप के जितने भी, जहाँ पे भी संज्ञावाचक शब्द पहले पद में आ रहा है तो आप वहां पे बिना किसी डाउट के आप लगा सकते हैं कि वो द्विगु समास है। तो द्विगु समास में भाई सिर्फ इतना ही है ना। तो सबसे इजीएस्ट समास कौन सा है? द्विगु समास। अब उसके बाद में हम आगे बढ़े तो हमारे पास आता है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व को पढ़ते हैं। तो द्विगु में मैंने और ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि वो टाइम हम इसमें और कवर कर लेंगे, ठीक है। अब द्वंद्व समास क्या होते हैं, तो पहला डेफिनेशन पढ़े, जिसके दोनों पद, अंतिम और पहले दोनों ही प्रधान हो और दोनों संज्ञा या विशेषण हो। अभी तक के हमने क्या पढ़े थे कि एक विशेषण था, दूसरा संज्ञा था कर्मधारय में, दूसरे में हमने पढ़ा था कि संख्यावाचक था, फिर दूसरा संज्ञा था। तो ऐसे शब्द क्या हो गए, वो होते हैं द्वंद्व समास। और इनका जब विग्रह करते हैं हम तो उसके बीच में आता है और या आ, दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए हम ये प्रयोग करते हैं डैश, ठीक है। अब ये कैसे, जैसे कि हम पढ़ते हैं दिन रात, ठीक है, पे भी ऐसे शब्द आते हैं जहां पे भी डैश। इसको पहचानने की सबसे इजीएस्ट टेक्निक है कि जहां पे भी कोई भी डैश आया बीच में, ठीक है, ऐसे नहीं कि हर कोई उठा के डाल दिया हमने, तो जहां पे हम दो चीजों को मतलब करने के लिए, दिन और रात, मैं और तुम, वो और वो, ठीक है, कॉपी और किताब, ऐसे जहां पे डैश लगाते हैं ना, जहां पे भी ये वाले शब्द आते हैं तो वहां पे हम द्वंद्व, देखो द्विगु क्या होगा, जहां पे नंबर्स आएंगे वहां द्विगु हुआ। और द्वंद्व, द्वंद्व मतलब जहां पे डैश आता है, जहां पे और वाले शब्द आ जाते हैं, माता पिता चाचा चाची, है ना। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, जैसे चाचा डैश चाची, ये लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, चाचा और चाची, ठीक है। मतलब जहां पे भी और विलुप्त हो रहा है वहां पे आप कौन सा समास लगाएंगे, द्वंद्व समास। या कहीं पे या का लोप होता है तो वहां पे भी आप क्या लगाएंगे, द्वंद्व समास। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे होते हैं। वेट भाई, मैंने यहाँ पे तो द्वंद्व समास के एग्जाम्पल्स ही नहीं ऐड किए हुए। चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही कर लेते हैं। हाँ जी, तो हमने क्या बोला, जहां पे भी डैश लगा होता है, जैसे अच्छा बुरा, ठीक है, क्या हुआ, अच्छा और बुरा, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, क्या हो रहा है ये, ओ शिट। हाँ जी, तो क्या हुआ, अच्छा डैश बुरा, ब्लैक दिखेगा नहीं बाद में स्क्रीन पे, ओके, दिन डैश रात, ऊपर डैश नीचे। नहीं नहीं नहीं, अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगी। फिर क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ जी, तो सीता गीता मतलब सीता और गीता दो शब्द, सॉरी सीता राम, ठीक है, सॉरी सॉरी। तो सीता और राम, बाप और पुण्य, माता और पिता, रात दिन, दिन और रात, दाल और रोटी, मतलब हर जगह जहां पे भी डैश आ रहे हैं। तो देखो तीन चार जितने भी थे ना, हमने उसको जो ट्रिक्स होती है वो देख लिए। जैसे कि द्विगु समास आ रहा है जहां पे भी नंबर्स आ रहे हैं तो आप वहां पे फाइंड कर लो कि भैया जहां पे भी नंबर है तो वहां पे द्विगु समास है। जहां पे भी डैश आ रहे हैं तो डैश वाले जहां पे भी नंबर मतलब कोई वर्ड आ रहे हैं तो पक्का पता है कि वहां पे द्वंद्व समास आने वाला है। का के की में पर ये वाला आ रहा है तो वहां पे तत्पुरुष समास आने वाला है। क्लियर, तीन समास तो हमने ऐसे ही रख लिए। हमने एक और बड़ा कर्मधार है, तो कर्मधार है वही कि जो किसी की विशेषता बताता हो। और मतलब जब हम कर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पास अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी विशेषता बनती है। और विशेषता मतलब कर्मधार है जहाँ पे विशेषता बताने वाला बनता है तो वो महान कवि ऐसे। तो चारों ही जो समास है हम मतलब देखो पढ़ते पढ़ते ही हमने चारों रट लिए, चारों समझ लिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है पढ़ने की। क्लियर, तो ऐसे वाले जहां पे भी आते हैं तो ये वाली चीज हो गई। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट बहुब्रीहि समास। तो अब बहुब्रीहि समास क्या होते हैं, तो यहाँ पे ना थोड़े से चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी कि वो कर्मधारय की है या वो द्विगु समास की है, क्योंकि कुछ चीजें अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना तो। लेकिन अभी पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि बहुब्रीहि समास कहता है कि इसमें जो दोनों पद है, उत्तर पद और जो पूर्व पद है, ठीक है, मतलब दोनों किसी से बने होते हैं, एक तो पूर्व पद प्लस उत्तर पद,
ठीक है, दो पद हैं और दोनों में तो अभी तक हमने पर क्या पढ़ा, जैसे कर्मधारय में क्या था, कर्मधारय में था कि ये विशेषता बताता था और ये संज्ञा था। द्विगु समास में क्या था, ये संज्ञावाचक था और ये संज्ञा था। फिर उसके बाद में क्या चीजें आ रही थी कि दोनों में क्या हो रहा था, रिलेट, दोनों ही विशेषता थे, माता और पिता दोनों ही विशेष्य थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज होंगी, अच्छा तत्पुरुष में क्या पढ़ा था कि सेकंड पद हमेशा क्या होता था, प्रधान होता था, सेकंड वाला तत्पुरुष में। इसमें ना तो ये इंपॉर्टेंट है और ना ही ये प्रधान है, मतलब दोनों ही प्रधान नहीं है, बल्कि दोनों मिलके किसी तीसरे को इंडिकेट करते हैं। अभी तक के हमने क्या देखा कि उस शब्द से, मतलब उसी शब्द से हम उसका अर्थ निकाल पा रहे थे। ठीक है, जैसे कि क्या हो रहा था, चौराहा मतलब चार राहों का समूह, वहीं से निकला। महाकवि, महान है जो कवि, मतलब उन्हीं शब्दों से हम उससे अर्थ निकाल रहे थे, उसकी विभक्ति चेक कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे ये होगा कि इन शब्दों से हम किसी और को ही देखेंगे, जैसे दशानन, तो दशानन क्या था, देखो दशानन अगर हम पढ़े तो उसका मतलब क्या होता है कि 10 आनन है जिसके। अब 10 आनंद किसके हैं, आपको नॉलेज में होना चाहिए कि रावण था, रावण के 10 सिर थे, मतलब यहाँ पे अर्थ निकल रहा है कि ये 10 आनंद जो है वो रावण के लिए इंडिकेट किया गया था। ठीक है, मतलब ये किसी और का अर्थ निकाल रहा है। तो बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या लिखेंगे, जहां पे ना तो उत्तर पद प्रधान हो ना ही प्रथम पद प्रधान हो, वो दोनों मिलके ही किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, इसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 आनंद है जिसके, मतलब रावण। अगर आपसे कहा गया कि अब आप किसका तो समास विग्रह में अब आप ये न कहे कि जिसका अर्थ निकल रहा है हम सीधे वही लिखे, कि आपने ये दशानंद लिखा और दशानंद के बाद में आपने सीधे लिख दिया रावण। ठीक है, तो आपको सीधे रावण नहीं लिखना है, आपको विग्रह करना है। पहले आपको बताना है कि 10 आनंद है जिसके, फिर आपको नीचे इंडिकेट करना है कि भाई आप रावण की बात कर रहे हो, क्योंकि रावण की तो 10 सर है, मतलब एक हिडन मीनिंग निकल रहा है। तो ऐसे ही जब कोई भी हिडन वाली चीजें निकलती है तो वहां पे क्या चीज होती है, भाई अभी खत्म नहीं हुआ है ना, थमो, अभी एक समाज और बाकी है, 5 ही हुए हैं अभी आपके। ओह माय गॉड। ठीक है, ऐसा हो गया चक्रधर। अब बात करते हैं चक्र, मतलब चक्र को धारण करने वाला, चक्रधर आपने ये तो निकाल लिया, मतलब ये इतना टफ नहीं है। ठीक है, इसका विग्रह करना बिल्कुल टफ नहीं है। जैसा आपके जो मतलब है ना, सिंपल सा ये यूं कहे कि ये जो शब्द दिया है इससे आप इसका विग्रह तो कर लेंगे, इसी शब्दों को लेके। ठीक है, इसी शब्दों को, लेकिन जब आप इसका पूरा सेंटेंस देखेंगे तो इससे किसी और का अर्थ निकल रहा है। जैसे कि चक्रधर, तो चक्र धर, मतलब यहीं पे मैंने एक चक्र लिया, तो चक्र को धारण करने वाला। ठीक है, क्या हुआ, चक्र को धर मतलब धारण करने वाला, मतलब ये जो सेंटेंस है चक्र को धारण करने वाला, वो मैंने कहा से ही निकाला है, वो कहीं हमने अलग से लाया है क्या, वो बिल्कुल नहीं लाया है। लेकिन अब ये जो चक्र को धारण करने वाला है, ये अपने आईक्यू पे जाना है कि चक्र को कौन धारण करता है, विष्णु जी चक्र को धारण करते हैं उंगली में। तो यहाँ पे हम इंडिकेट क्या करेंगे कि विष्णु जी के ऊपर बात की जा रही है, कि विष्णु जी को चक्रधर कहा है क्योंकि वो चक्र को धारण करते हैं। मतलब जो शब्द इतना टफ नहीं है कि भाई ये तो किसी और को इंडिकेट कर रहा है, अब हम उसको कैसे फाइंड करें। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, जैसे हर एक की ट्रिक थी, इसकी भी यही ट्रिक है। आप सिर्फ एक चीज पे ध्यान दें कि आपका जो शब्द दिया गया है आपको उसी को विग्रह करना है। सबसे पहली बात, इसको सॉल्व करने की सिंपल सी ट्रिक है, देखो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, इसके कोई रूल नहीं देखना है। ठीक है, अभी आपको कोई भी रूल नहीं, आपको सिर्फ एक डेफिनेशन याद है कि यहाँ पे दोनों पद जो होते हैं वो दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं, वो किसी तीसरे अर्थ को देखते हैं। ठीक है, ये सिर्फ डेफिनेशन याद रखिए, अब आप सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे लंबोदर। ठीक है, जिसका, ठीक है, लंबोदर लिखा मैंने, लंबोदर लिखा, मतलब क्या हुआ, लंबा है जिसका उदर। ठीक है, लंब प्लस उदर, इसी को मैंने तोड़ के बनाया, लंबोदर को ही तोड़ के बनाया, हमने कोई रूल्स अभी माइंड में नहीं रखे हैं। हमने जो इसको तोड़ा इसी का विग्रह किया कि लंबा है जिसका उदर, यहाँ पे
थी वो क्या थी, है जिसका, ये आ गए। बाकी दो शब्दों से बना था, एक लंबा और दूसरा उदर, इसी से। अब आप यहाँ पे देखिए, मतलब फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि आपको जो शब्द को विग्रह कर दीजिए, कोई रूल्स नहीं, कोई कुछ नहीं। आप सिर्फ याद रखिए कि आपके पास लंबोदर दिया है और आपने लिख दिया उसका कि लंबा, लंबा प्लस उदर, मतलब लंबा है जिसका उदर लंबा हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कर दिया। अब इसके बाद में आप थर्ड लाइन ये सोचिए कि भैया लंबा उदर किसका होता है। आप ये सोचिए लंबा उदर किसका होता है, गणेश जी का, सॉरी, ठीक है। तो गणेश जी का उदर लंबा होता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि अब ये देखो, इसी से परिभाषा बना लो कि जिसके दोनों न होकर उसका अर्थ तीसरा होता है, लेकिन वो भी इन्हीं से कनेक्ट होता है। तो हो गया ना लंबोदर। बाकी हमें कोई चीज को फालतू कहीं ये करना पड़ा, थोड़ी सी वो चीजें थोड़ी सी शुरू टाइम में पढ़े तो थोड़ी टफ लगती है, डिफिकल्ट लगती है, लेकिन हम उसको इजी कर सकते हैं। आपको कहीं ध्यान नहीं देना है, आपको अपने शब्द पे ध्यान देना है, आपको उसको तोड़ना है, फिर उस पर सोचना है कि भाई 10 आनंद किसके होते हैं, 10 सिर किसके होते हैं, अच्छा रावण के होते हैं, फिर आप रावण लिख दें। चक्रधर कौन होता है, चक्र मतलब चक्र को धारण करने वाला। अब चक्र को कौन धारण करता है, वो विष्णु जी करते हैं। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब तीन नेत्र है जिसके। अब तीन नेत्र किसके होते हैं भाई, सबको पता है पूरे ब्रह्मांड में तीन नेत्र सिर्फ शंकर जी के हैं, वो भी जब गुस्सा आता है तो तीसरा नेत्र खुलता है। जलज मतलब जल में उत्पन्न होने वाला, तो जल में कौन उत्पन्न होता है, कमल ही होता है। अब ये मत लिख देना मछली, मगरमच्छ एक्सेट्रा, ठीक है, अभी हम सब यहाँ कमल की बात कर रहे हैं, ओके। तो आई होप आपको बहुव्रीहि भी उतना ही इजी लगा हो और समझ में आ गया जैसे हमने पहले पढ़े। तो हर एक समास हमने हर एक ट्रिक के साथ में याद कर लिए हैं, क्लियर। चलो बढ़ते हैं लास्ट समास के ऊपर, जो मैंने सबसे पहले कहा था कि मुझे थोड़ा टफ लगता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं, क्योंकि हम इसे सारे समास के जैसे इजी करके पढ़ने वाले हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा। पहला पद अव्यय प्रधान और दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा होता है। एक चीज कॉमन देख ली कि हर एक पद में, हर एक समास में उत्तर पद ऑलमोस्ट संज्ञा होती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इसने क्या कहा है कि अव्यय है और दूसरा वो प्रधान है, क्लियर। दूसरा पद क्या है, संज्ञा है, और पूरे शब्द में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता होती है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो पहला पद है वही प्रधान होने वाला है, मतलब जो पहला शब्द जो अव्यय है उसी की प्रधानता होने वाले पूरे, मतलब पूरे ग्रुप में क्या किसी की पढ़ाई होने वाली हो, कहते हैं ना क्लास में एक जो इंटेलिजेंट होता है उसी को आप ये करते हैं, तो यहाँ पे वो इंटेलिजेंट इंसान अव्यय है और इसी का, तो इसलिए क्या है अव्ययी भाव, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव क्या होगा, जहाँ पे अव्यय पहला शब्द है और वही प्रधान है, दूसरा शब्द संज्ञा है, ये याद रखना है। तो ये याद रखिए कि हर पद में तो दूसरा शब्द संज्ञा है, तो ऐसे करके याद रख लें। तो अब इसके लिए पहचान क्या होनी चाहिए कि पहला पद जो होता है उसमें शुरुआत में एक तो अनु आएगा, या आएगा, प्रति, भर, यावत, हर, तो ये इसकी पहचान होगी, ठीक है। तो हम इसको हाईलाइट कर लेंगे कि भाई हमेशा ये वाले जो डिजिट होते हैं तो यहाँ पे हमेशा ही क्या होगा, ये मतलब शुरुआत में कहीं पे प्रति आ रहा हो, भर आ रहा है, या यथा आ रहा है, यावत आ रहा है, तो ऐसे शब्द आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वहां पर आपको अव्ययी भाव समास आने वाला है। तो ये पहचानिए, ट्रिक होगी, जैसे हमने आगे वालों की ट्रिक्स पढ़ी थी। अब क्या हुआ भाई, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे अव्यय जो है, अब ये इसकी पहचान हो गई हमने, ये पहचान जब भी आती है तो वहां पे अव्ययी भाव आने वाला है। अव्यय क्या होते हैं, अब यहाँ पर अव्यय तो बोल दिया कि पहला अव्यय शब्द जो कि लिंग और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, मतलब जो भी सामने आने वाली चीजें होने वाली है, कोई जी संज्ञा सर्वनाम जो भी आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। यदि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है और दोनों शब्द अव्यय की तरह प्रयोग हो रहे हैं तो वहां पर भी अव्ययी भाव आता है। जैसे प्रतिदिन, ठीक है, मतलब दिन दिन, मतलब दो रिपीट हो रहे हैं दिन दिन, तो वहां पे भी अव्ययी होगा। जैसे यहाँ पर अब डैश आ रहा है, जैसे ये वाला देखो, ये शब्द आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ये डैश आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है डिस्कार्ड, ओके 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 ओके, हाँ।
तो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं आएगा कि यहाँ पे डैश आया है तो ये द्वंद्व समास होगा। यहाँ पे अगर सेम सेम वर्ड्स, वहां पे दिन और रात, रात और दिन ऐसे शब्द आ रहे थे, मतलब विपरीत हो रहे थे ना, ऊपर नीचे डैश इसके साथ में, लेकिन अगर रहे तो वहां पे अव्ययी भाव होगा। तो ये एक थोड़ा सा वो होगा कंफ्यूजन। देन आगे इसके एग्जांपल, यथा रुचि, मतलब रुचि के अनुसार, यथा का मतलब अनुसार होता है, तो यथा रुचि मतलब रुचि के अनुसार। तो यथा, देखो यथा शब्द कहाँ पे आया है, यहाँ आया हुआ है, मतलब ये अव्ययी भाव हुआ। यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, तो भी हुआ। फिर यथा विधि, विधि के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन, सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। उपकुल मतलब कुल के निकट, उप शब्द, और ये शब्द भी अव्यय होता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये अव्ययी भाव समास है। तो सारे समास हमने कितने इजीएस्ट वे में लेकर के आ गए, तो लास्ट में थोड़ा सा अव्ययी भाव में टफ जाएगा, लेकिन फिर भी हमने अगर ये पहचान कि सामने अनु आ रहा है, आ, प्रति, भर, अव्यय की परिभाषा हो गई कि देखो जो शब्द नहीं बदल रहे, जैसे विधि, विधि कभी बदलेंगी क्या, नहीं बदलेंगी, वो विधि ही चलेगी। शक्ति, शक्ति कभी बदलने वाली है, नहीं, तो ये चीज नहीं बदलेंगी। तो ऐसे जैसे रुचि, रुचि नहीं बदलने वाली है, तो ऐसे शब्द जो हो जाएंगे वो अव्ययी भाव समास में आ जाएंगे। और यहाँ पे होता है कंप्लीट आपका पूरा समास, जो कि हमने इतने इजीएस्ट वे में एकदम सिंपल टेक्निक्स के साथ में ले आए। एक वीडियो आएगा जहाँ पे बहुत सारे समास रखेंगे जिनको हम विग्रह करेंगे और नाम पता करेंगे कि वो समास कौन सा होता है। चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू।